गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज आपके हिस्ट्री के चैप्टर 5 हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। एंड चैप्टर 5 इज बुक्स एंड बरियल्स टेलस, है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 5 बुक्स एंड बरियल टेलस। तो आप सबसे पहले चैप्टर के जो नेम है उसको समझें। बुक्स मतलब आपको पता है ना। बुक्स मतलब बुक, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि पहले सबसे पुराने कौन कौन से बुक आए, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे एंशिएंट टाइम में। उसके बाद बरियल्स मतलब होता है ना जो ज़मीन के नीचे दबा हुआ है ना, जो ज़मीन के नीचे दाब दिया गया, उसको खोद करके जो निकाला गया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से। ठीक है ना। जो बरियल्स ज़मीन के नीचे खुदाई से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं बरियल्स। तो बुक्स एंड बरियल्स जो है एंशिएंट टाइम से वो क्या बतलाती है ना। इसी को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप समझेंगे पूरे चैप्टर को। ठीक है, कि बुक्स एंड बरियल्स हमें क्या बतलाते हैं इतिहास के बारे में। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट नाउ। ओके, तो आइए देखते हैं। देयर इज सम टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। यू कैन सी हियर, one is one of the oldest books in the world, वेदास, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो दुनिया का सबसे पुराना बुक है वेद, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइव्स ऑफ वेरियस पीपल्स, है ना। उस समय लोगों का डिफरेंट जो ग्रुप्स ऑफ पीपल थे उनकी लाइफ क्या थी, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और हम लोग स्टडी करेंगे साइलेंट सेंटिनल्स, यानी साइलेंट मतलब जो कुछ नहीं बोलता है ना, जो निर्जीव है, वो हमें क्या बतलाता है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स क्या होता है ना। मेगालिथ्स क्या होता है? तो बड़े बड़े जो पत्थर हैं, ठीक है। जैसे आइए इधर देखते हैं, हमने दुनिया में सबसे जो पुरानी लैंग्वेज है ना, वैदिक संस्कृत, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमने कहा कि कुछ मेगालिथ्स जो है ना उसको पढ़ेंगे कि ये जो बड़े बड़े चट्टान है, पहाड़ हैं, वो हमें क्या बतलाते हैं, इनसे हमने क्या इनसे नॉलेज मिलती है एंशिएंट टाइम के बारे में। ठीक है, जो ये मेगालिथ्स हैं, है ना, इसको हम लोग मेगालिथ्स बोलते हैं, जो बड़े बड़े चट्टान हैं। तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, इसको भी स्टडी किया गया, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, यहाँ हमने आपको बताया था मैंने कि हम लोग पढ़ेंगे एक क्लोजर लुक इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे। और एल्सवेयर द चाइनीज सिविलाइजेशन को भी हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो है इनाम गांव है, इसका कुछ फुटेज है, देखिए स्लाइड में आपको दिखता है, बरियल्स टाइप के। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि कुछ चाइनीज़ सिविलाइजेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ध्यान से इसको स्टडी करेंगे, आप मुझे सुनेंगे, वीडियो को आराम से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो
जो फर्स्ट टॉपिक था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, यू नो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, आपको पता है क्या है? वेदास, द वेद, है ना। कहा जाता है कि वेद जो है वो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट बुकों में से बुक है, ठीक है। तो यहाँ देखें कि वेद जो है, वेदास, देयर आर 4 ऑफ देम, ठीक है ना, देयर आर 4 ऑफ देम। वेद जो है 4 वेद हैं। फर्स्ट ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड फोर्थ इज अथर्ववेद, ठीक है। तो ये वेद हैं ना। देर आर 4 टाइप्स ऑफ वेद्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ओके, फ्रॉम दिस ओल्डेस्ट इज ऋग्वेद, है ना। सब में पुराना माना जाता है कि ऋग्वेद जो है वो सब चारों वेदों में पुराना है। और जो इसको कितना पुराना माना जाता है, तो ये नियर अबाउट 3500 ईयर्स ओल्ड माना जाता है, ठीक है। तो ये 3500 ईयर्स ओल्ड माना जाता है। जब यूरोपियन लोग हर देश में घूमते थे और वो हर जगह के बारे में लिखते थे, है ना। तो जब बुक की बात हुई तो वो सब जगह जाते थे, वहाँ के सिविलाइजेशन और वहाँ के लोगों के बारे में कुछ कुछ लिखा करते थे। तो इधर उन्होंने ये उनके अनुसार कि ऋग्वेद जो है वो 3500 ईयर्स ओल्ड है। बहुतों का मानना है कि ऋग्वेद 5000 से भी अधिक ओल्ड है। बहुत लोगों को 7000 साल पुराना लगता है, किसी को 12,000 ईयर्स पुराना लगता है, ठीक है। तो अपनी अलग अलग है, लेकिन जो दुनिया के इतिहासकारों ने, जो खास करके पश्चिमी, उन लोगों ने ऋग्वेद को 3500 या 4700 ईयर्स ओल्ड इसको माना है। हैज़ थाउजेंड्स हिम्स, उस ऋग्वेद में 1000 हिम्स हैं। हिम्स मतलब क्या होता है? तो हिम्स कॉल्ड सुक्ता, है ना। हिम्स मतलब सुक्ता, सुक्ता के जैसे भजन टाइप में, है ना, भजन टाइप में है, श्लोक टाइप में, जिसको गाया जा सके उसको हिम्स कहा गया है। और इस ऋग्वेद में हजारों हिम्स हैं, है ना, इन प्राइज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, है ना। और ये लिखा गया हिम्स किस लिए? जैसे गॉड के लिए, गॉड को मनाने के लिए या गॉड के प्रेयर के लिए ये भजन श्लोक वगैरह लिखे गए इसमें, ठीक है। अब इसमें ऋग्वेद में बेसिकली 3 प्रकार के देवी देवता, देवों को माना गया है। 3 प्रकार के देवों का अधिक वर्णन आया है। उसमें है 3 गॉड्स आर स्पेशली टोल्ड। ऋग्वेद में 3 गॉड्स के बारे में बार बार उसमें लिखा गया है। फर्स्ट गॉड है अग्नि, है ना, फर्स्ट गॉड है अग्नि, जो कि ये ऋग्वेद है, ठीक है। इसमें बहुत सारे हिम्स लिखे हुए हैं। हिम्स जैसे मैंने कहा कि उसको सुक्ता बोलते हैं, भजन बोलिए, जो कि गॉड्स के प्रेयर के लिए इसमें लिखा गया है। और इसमें 3 प्रकार के गॉड्स की वर्णन हुई है, मतलब 3 टाइप्स के गॉड का इसमें ज़्यादा स्थान यहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया है इसमें, ठीक है। तो 3 टाइप के गॉड में फर्स्ट थे अग्नि, फर्स्ट जो गॉड हैं वो अग्नि हैं। उसके बाद इंद्र हैं, जिनको वैरियर कहा गया, जो वाटर के गॉड कहे गए, ठीक है। तो ये जो ऋग्वेद है, तो अग्नि देव इनका उच्चारण हुआ है, ये गॉड ऑफ फायर हैं। उसके बाद इंद्रदेव, जिनको वाटर का गॉड कहा गया,
ठीक है, ये काफ़ी योद्धा टाइप में थे, वॉरियर थे। और उसके बाद एक नाम आया है गॉड के ही जैसे, उसको बोला गया है कि सोम, है ना। तीसरा उसमें अधिकतर जगह ऋग्वेद में सोम का नाम आया है, सोम, जैसे सोम रस, यानी वह एक प्लांट का नाम है ना। तो प्लांट को भी गॉड के जैसे उसमें दिखाया गया है। और यह जो प्लांट है, यह इसको आप भांग बोल सकते हैं, ठीक है ना, भांग टाइप का प्लांट है, ठीक है। इसकी ये प्रजाति अलग अलग है भांग की, और इसी से ड्रिंक तैयार होता था, ठीक है ना। उसी को बोला जाता था सोम रस, है ना। तो इस सोम रस का अलग इम्पोर्टेंस था, ठीक है। तो वो ऋषि लोग बनाते थे कि क्या पता ये साधु ऋषि महात्मा, ये सोम रस काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है ऋग्वेद में, तो इसलिए इसकी भी बहुत चर्चा है उसमें, गॉड के जैसा, ठीक है। तो उसके बाद दीज हिम्स कंपोज्ड बाई, ये जो हिम्स ऋग्वेद में लिखे गए ना, उसको किसने लिखा, तो उसको दीज हिम्स कंपोज्ड बाई, ये हिम्स किसके द्वारा लिखा गया, सेजेस और ऋषि। सेजेज मीन्स बच्चों, सेजेज मीन्स साधु, है ना, साधु महात्मा ऋषि। सम हिम्स कंपोज्ड बाई ओमेन, कुछ जो हिम्स थे ओमेन साधु संतों के द्वारा लिखे गए। एंड सम बाई पीपुल हुज पेरेंट्स वेयर ऑफ लोअर कास्ट, कुछ हिम्स जैसे आपको पता है कि पुराने समय में जो साधु संत हुआ करते थे वो उच्च वही क्या करते थे, ये सब लिखा करते थे, ठीक है। तो इसमें अधिकतर लोग जो थे ये गॉड के प्रेयर वगैरह लिखते थे। और ऋग्वेद किसी एक साधु या महात्मा या ऋषि के द्वारा नहीं लिखा गया है, कई सारे ऋषि महर्षियों की ने अपनी अपनी उसमें सुक्ता को शामिल किया है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे वो उच्च कास्ट से अधिकतर आते थे, ठीक है ना, ब्राह्मण। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। जो निम्न कास्ट के भी लोग हैं, यदि उस समय वो लोग पढ़े लिखे, जो पढ़ते लिखते थे अच्छा, तो वो भी महर्षि बन जाते थे, है ना। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, पहले कर्म प्रधान था, जो जितना पढ़ाई करता था उस हिसाब से उसको पहचान मिलती थी। तो नीच जात के शेड्यूल कास्ट के भी बहुत सारे ऋषि हुए जिन्होंने उस समय अपना पढ़ाई किया, अपने आप को मतलब नॉलेजेबल किया, तो उनको भी ऋषि महर्षि वो भी बने। तो उन्होंने भी ऋग्वेद में अपनी सूक्तियाँ लिखी, ठीक है। तो वेदाज वेयर रिटेन इन वैदिक संस्कृत, जो वेद लिखा गया था वो उसकी लैंग्वेज क्या थी, वैदिक संस्कृत थी। एंड वेयर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, अब उसको आगे कैसे ट्रांसफ़र किया गया। अब उतने समय पहले कोई तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, बाकी कोई अन्य सोर्सेस थी नहीं, तो जो लिखा गया किसी न किसी पुराने समय में जो साधन था, बहुत पुराने समय में हजारों साल पहले जब ये लिखा गया था ऋषियों के द्वारा, तो वो टेम्पोररी टाइप में था। तो वो क्या किए कि लोग जो ब्राह्मण थे, जो ऋषि थे, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को शिक्षा देते थे, तो उसको याद करवा देते थे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ ओरल, अपने शिष्यों को रटा दिया जाता था। फिर वो शिष्य बड़े होते थे, वो अपने शिष्य को रटा देते थे, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये ऋग्वेद जो है वो कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ? वर्ड ऑफ माउथ यानी ओरल। दे वर रिटेन सेवरल सेंचुरी लेटर एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो। और जब राइटिंग्स डेवलप हुए, ठीक है, तब जा कर के 200 साल पहले इसको डिफरेंट लैंग्वेजेज में भी इसको लिखा गया, ठीक है, प्रिंट किया गया। तो और जो मैंने कहा कि ऋग्वेद जो है उसकी भाषा क्या थी? वैदिक संस्कृत थी, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत में लिखा गया। और मैंने कहा कि ऋग्वेद कैसे ट्रांसफ़र हुआ नेक्स्ट अभी तक, तो उस समय कोई सोर्सेज नहीं थे, तो जो गुरु जी थे अपने शिष्यों को ओरली, है ना, बाय वर्ड बोल बोल के याद करा दिया जाता था। और ये बच्चे बड़े होते थे, जब शिष्य आगे बढ़ते थे तो ये अपने शिष्यों को याद कराते थे। तो इस प्रकार से ये बाय माउथ जो ऋग्वेद है उसको जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया। लेटर 200 ईयर्स एगो ऋग्वेद को प्रिंट किया गया, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृत एंड दी अदर लैंग्वेजेज, है ना, संस्कृत एंड दी अदर लैंग्वेजेज। तो संस्कृत इज पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज कॉल्ड इंडो यूरोपियन which all have similarity in their structure and words। ये कहा जाता है कि जो संस्कृत है वह क्या किस लैंग्वेज फैमिली का है? तो इंडो यूरोपियन फैमिली की यह मेंबर है। इंडो यूरोपियन जो फैमिली है उससे संस्कृत बिलोंग करता है, क्योंकि जो यूरोपियन जो लोग थे, है ना, वो हमारे इंडिया में आए, ठीक है। तो उनकी भाषा और बहुत सारे दुनिया में ऐसी भाषा है जिससे संस्कृत से कुछ मिलता जुलता है, बहुत सारी। तो जो संस्कृत है इसीलिए इसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की फैमिली में इसको जाना जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे दुनिया में भाषा है, तो संस्कृत बहुत सारी भाषाओं में कॉमन है। वर्ड ऑफ कॉमन ओरिजिन फ्रॉम द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इसलिए संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की फैमिली मेंबर है। यहाँ बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जो बहुत सारे जो लैंग्वेजेज हैं इंडो यूरोपियन कंट्री में भी उनसे मिलता जुलता है, ठीक है। और बहुत सारी दुनिया में भाषाएं हैं, इसीलिए संस्कृत को मदर ऑफ द लैंग्वेजेज कहा जाता है, ठीक है। तो संस्कृत में ही बहुत सारे पहले पढ़ाई भी होती थी, गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लैंग्वेज के, संस्कृत के बारे में, ठीक है। अब संस्कृत के अलावा भी कोई भाषा है जो कि इंडो यूरोपियन फैमिली में है? तो बिल्कुल है। देखिए, आसामीज है, ठीक है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है एंड सिंधी है, ठीक है। ये सभी जो भाषाएं हैं लैंग्वेजेज पार्ट ऑफ देम, ये भी जो भाषा हैं उसी मेंबर का इंडो यूरोपियन फैमिली का ही पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा कि क्या ऐसी भी कोई फॉरेन भाषा है जो कि हमारे संस्कृत भाषा की फैमिली से है? तो बिल्कुल इंग्लिश है, देखिए, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक है, इटालियन है एंड स्पेनिश आर अदर लैंग्वेजेज पार्ट ऑफ देम। नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज बिलोंग्स टू, जो नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज है हमारे यहाँ उसको बोलते हैं तिब्बतो बर्मन फैमिली। वो भाषा जो है तिब्बतो बर्मन फैमिली की है। हमारे इंडिया में ब्रॉडली जो भाषा है वो
3 टाइप्स के फैमिली मेंबर से हैं, 3 टाइप्स के हैं। एक है तिब्बतो बर्मन फैमिली, दूसरी जो भाषा है तमिलनाडु, तेलुगु, कन्नाडा एंड मलयालम बिलोंग्स टू द्रविडियम फैमिली, है ना। और जो झारखंड एंड सेंट्रल इंडिया का जो लैंग्वेजेज है वो बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशिएटिक फैमिली। यहाँ आश्चर्य आपको होगा कि जो इंडिया में सेंट्रल इंडिया की जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशिएटिक फैमिली से बिलोंग कैसे करती है ना। तो यहाँ जैसे आपको पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया से भी लोग यहाँ आए थे। यदि आपको पता हो तो कि इंडियन जो लोग हैं वो मोस्ट ऑफ द इंडियन वो उनको आर्यन कहा गया है ना। तो आर्यन कहाँ से थे? वो लोग सभी यूरोप से आए थे, ठीक है ना। तो दुनिया में यूरोप आर्यन कहाँ से आए थे? तो अपने धरती का जो सबसे निचला हिस्सा है ना, धरती का जो सबसे निचला हिस्सा है, पार्ट है अंटार्कटिका, है ना। यूरोपियन जो है आर्यन पहले वहाँ थे, है ना, आर्यन पहले वहाँ थे। वहाँ जब जोग्राफिकल कंडीशन, जैसे आपको पता है कि जोग्राफिकल कंडीशन जो है चेंज होते रहता है अर्थ का, तो वहाँ पे पहले क्या था, अंटार्कटिका का जो था वो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है वो पोजीशन उसका चेंज होता है। तो अर्थ का जो क्रस्ट है, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो ये भी घसकता है ना। जैसे इसकी ऊपरी परत जो क्या है, घसकता है। तो घसकने से जो अंटार्कटिका रीजन था जहाँ पे आर्यन लोग थे, वहाँ क्या हुआ कि काफ़ी बर्फ़ पड़ने लगी, है ना। वह हिस्सा बर्फ़ से ढक गया। तो इस प्रकार से वहाँ से आर्यन लोगों को जगह छोड़ना पड़ा और वो लोग दुनिया के बहुत सारे देशों में चले गए, ठीक है। तो वहीं से आर्यन हमारे इंडिया में भी आए, ठीक है, जिनको आर्यन कहा गया, ठीक है। दुनिया के बहुत सारे देशों में वहाँ से गए, तो यूरोप में गए और दूसरे देशों में हमारे इंडिया में आए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नदी के किनारे वो लोग अपना सेटलमेंट किए। तो इंडिया में अधिकतर लोग जो थे वो उनको आर्यन कहा गया, ठीक है। दुनिया के कई सारे देशों में वो गए। तो हर जगह जब वो गए हमारे इंडिया में आए तो उनकी जो भाषा थी, यहाँ की भाषा इसमें मिक्स हुई, ठीक है। तो इसीलिए हमारे इंडियन भाषा को इंडो यूरोपियन भाषा की फैमिली में कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर जो आर्यन थे वह इंडिया में आए, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि देयर आर 3 लैंग्वेज फैमिली इन इंडिया मेजरली, ठीक है। तिब्बतो बर्मन फैमिली, ठीक है, द्रविडियम फैमिली एंड ऑस्ट्रो एशिएटिक फैमिली। ये लैंग्वेजेस की फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियोट्स, है ना। तो कैटल्स मतलब आपको पता है ना। कैटल मीन्स जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, ये सब कैटल है। हॉर्सेज घोड़े, एंड कैरियोट्स मीन्स क्या, रथ, ठीक है, रथ। तो ऋग्वेद में इनके बारे में काफ़ी लिखा हुआ है,
पहले लोग जब प्रे करते थे, गॉड गॉड का प्रेयर करते थे, तो गॉड से ये सारी चीज़ें वो मांगते थे। कैटल मांगते थे, हॉर्सेज मांगते थे, है ना, अच्छे अच्छे कैरियर्स। तो मैनी प्रेयर्स इन ऋग वेदा फॉर कैटल्स, है ना, बहुत सारे ऋग वेद में प्रेयर्स है जो किसके लिए प्रेयर्स थे, गॉड से लोग प्रेयर करते थे, किस लिए, कैटल के लिए। चलिए, तो आप समझिए कि उस समय कैटल की क्या इम्पोर्टेंस थी, है ना, गाय भैंस, इससे दूध मिलता था लोगों को। चिल्ड्रेन के लिए भी प्रेयर लोग करते थे। आपको पता है वो पहले पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, तो उसमें लोग लड़के के लिए प्रेयर किया करते थे कि हमें एक लड़का दे दो भगवान, ठीक है। तो लड़के के लिए प्रेयर किया करते थे, वो भी ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड हॉर्सेज, ठीक है, तो हॉर्सेज के लिए भी लोग प्रे किया करते थे। तो आप कहोगे कि ये हॉर्सेज के लिए भी क्यों प्रे करते थे, तो आप समझिए कि हॉर्सेज कितने इम्पोर्टेंट थे, है ना। पहले किसी की स्टेटस जो है, कौन कितना पावरफुल है, कितना अधिक धनी है, वह इससे नहीं पता चलता था कि किसके पास कितना पैसा है। आज की समय की यदि बात करोगे तो आप कहो, हम लोग क्या करते हैं, किसके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है, इससे पता चलता है कि कौन कितना धनी मनी है। पहले था स्टेटस कि किसके पास कितना काऊ है, कितना बैल है, कितने घोड़े हैं, है ना, उससे उसकी स्टेटस पता चलती थी, ठीक है। तो लोग वेल्थ ही मांगते थे, तो उस समय वेल्थ में यही सब थी, ठीक है। हॉर्सेज टाइड टू कैरियोट्स फॉर बैटल्स, तो हॉर्सेज का यूज होता था किसमें, जो कैरियोट्स, जो रथ में हॉर्सेज को जोड़े जाता था और लड़ाई में काम किया करते थे। हॉर्सेज कैटल्स के लिए लोग प्रे किया करते थे गॉड से, ठीक है। और लड़का के लिए, बच्चे के लिए लोग प्रे करते थे कि गॉड हमें एक बच्चा चाहिए, है ना, हमारे घर में एक बच्चा आना चाहिए। घोड़े के लिए लोग प्रे करते थे, इसलिए कि घोड़े काफ़ी यूजफुल थे, रथ में जोड़ा जाता था और उससे वार किया जाता था, ठीक है। तो घोड़े काफ़ी यूजफुल थे, उसके लिए प्रे लोग किया करते थे। और उसके बाद लैंड के लिए भी लोग प्रे किया करते थे। जिसके पास जितना लैंड होगा वो क्या करेगा, वो उतना खेती करेगा, उसके पास उतना ग्रेनरीज होगा, अन्न होगा, वो उतना समृद्ध होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए लोग प्रे किया करते थे, ठीक है। तो वेल्थ ऑब्टेन सम टू लीडर्स, सम टू प्राइस्ट। अब देखिए, पहले जो था, जो वार हुआ करता था एक राज से दूसरे राज में, तो यदि कोई राज किसी राज पर कब्जा किया, है ना, जीत दर्ज किया, तो वहाँ से जो भी वेल्थ ऑब्टेन होता था, है ना, तो वो जो जो भी वेल्थ ऑब्टेन होता था उसमें सम टू लीडर्स, उसमें कुछ जो वेल्थ था वो राजा के पास ट्रांसफ़र हो जाता था, राजा को चला जाता था। उसमें से सम टू प्रिएस्ट, प्रिएस्ट मतलब ब्राह्मण, ठीक है। तो जो संपत्ति वहाँ जीतने के बाद मिलती थी उसमें से कुछ राजा का हिस्सा चला जाता था, कुछ ब्राह्मणों के पास जो बचता था आ जाता था। उसके बाद जो बचता था वो वहाँ उस राज के, जो राज जीत जाता था वहाँ के कॉमन पीपुल को में बंट जाता था। सम यूज्ड फॉर यज्ञ, ठीक है। और जो बच जाता उससे, तो उससे क्या होता था, यज्ञ होता था, फॉर यजना। यजना मीन्स यज्ञ लोग किया करते थे। इन विच ऑफरिंग वेयर मेड, इसके लिए बनाया जाता था प्लान, ठीक है। ऑफरिंग इंक्लूड, तो उस यज्ञ में क्या क्या दिया जाता था, घी डाला जाता था, ग्रेन्स डाला जाता था, एनिमल को यज्ञ में दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी राज जीतता था दूसरे राजवाड़ा से, तो वहाँ उससे जो भी सामान मिलती थी वह कुछ राजा को चला जाता था, कुछ ब्राह्मण
रख लेते थे, कुछ जो बचता था वहाँ उस राज्य के लोगों में बांट जाता था, कुछ बचता था उससे यज्ञ किया जाता था। ठीक है। अब रही बात कि नो रेगुलर आर्मीज, पहले राजाओं के पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, जैसे आज भारत सरकार के पास इतने लाख सेना है, या इससे पहले भी बहुत सारे राजाओं का जो एम्पायर्स था उनकी अपनी कुछ सेना थी, लेकिन बहुत पहले राजाओं के पास कोई रेगुलर सेना नहीं होती थी, है ना। बट असेंबलीज वेयर पीपुल डिस्कस वार, है ना, लेकिन असेंबली होती थी जहाँ पे लोग युद्ध के बारे में डिस्कस किया करते थे। ठीक है ना, और अपनी युद्ध के लिए लीडर चुना करते थे। ठीक है, तो हमने कहा कि किस किस प्रकार के प्रेयर लोग करते थे, किसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है, आप देखें, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल मतलब कौन कौन से वर्ड्स थे जो लोगों को डिस्क्राइब करते थे। तो उस समय टू टाइप्स ऑफ हायर रैंक लोग थे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के जो हायर रैंक था वो ब्राह्मणों का था। रईस्ट और ब्राह्मण्स परफॉर्म रिचुअल्स, क्यों? क्योंकि वह रिचुअल्स वगैरह किया करते थे, कराया करते थे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हायर रैंक का फर्स्ट सबसे ऊंचा ब्राह्मण थे। उसके बाद राज फैमिली था, है ना, राजा। दे डिड नॉट हैव कैपिटल, तो उस समय राजाओं के पास कोई राजधानी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, उस समय राजाओं के पास कोई राजधानी नहीं हुआ करती थी। तो नो टैक्स दैट टाइम, उस समय राजा टैक्स भी नहीं वसूला करते थे अपने प्रजा से, है ना। हर समय कोई टैक्स नहीं था, ओकेजनली कोई कुछ ज़रूरत पड़ा तो लोग कंट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, एंड सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड देयर फादर, और राजा के सन ही राजा हो ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, कॉमन पीपुल कॉल जना, जो कॉमन लोग थे उनको लोग जना कहते थे, एंड विश कहते थे। एग्जाम्पल में देखिए, यदुवंशी, है ना, चंद्रवंशी। तो इस प्रकार से लोगों को कहा जाता था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर इस चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत